नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका एडुविस्टा बाय अश्वनी में। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 जो हमारा क्लास 11th की एनसीईआरटी चल रहा है, इसका पार्ट 2। दोस्तों, इससे पहले मैंने पार्ट 1 में बिग बैंग थ्योरी तक एक्सप्लेन कर रखा है। थोड़ा-सा चैप्टर लंबा है, तो इसीलिए मैंने इसको शॉर्ट वीडियो में आप ज़्यादा बोर ना हो, तो इसीलिए मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। तो पिछली वीडियो में हमने बिग बैंग थ्योरी तक पढ़ा था और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टेडी स्टेट थ्योरी से। तो अगर हम बात करें स्टेडी स्टेट थ्योरी की, तो ये और बिग बैंग थ्योरी इन दोनों में एक ही चीज कॉमन है कि ये दोनों ये मानती हैं कि हमारा जो यूनिवर्स है ना, वो एक्सपेंड कर रहा है। ठीक है। बाकी स्टेडी स्टेट थ्योरी भी वही है जैसे बिग बैंग थ्योरी थी। बिग बैंग थ्योरी पे क्या होता है, ये अब तक की सबसे पॉपुलर थ्योरी थी। जो भी यूनिवर्स या फिर कॉस्मोलॉजी को लेकर दी गई थी थ्योरी, उन सब में पॉपुलर जो थ्योरी है वो है आपकी बिग बैंग की थ्योरी। ये 60 से 70s के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी। फिर उसके बाद आती है आपकी स्टेडी स्टेट थ्योरी। इसमें क्या होता है, यूनिवर्स है ना, वो सारे के सारे एक तो मैटर से बने हुए हैं, ठीक है? और जो भी यूनिवर्स है, ये बिल्कुल एक जैसा ही दिखता है। मतलब आप किसी भी एंगल से अगर देखने की कोशिश करोगे तो बिल्कुल एक जैसा ही दिखेगा। और सबसे बड़ा इसका एडवांटेज ये था इस थ्योरी का कि जितनी भी चीज़ें थी, जितने भी काउंटर अटैक जो बिग बैंग थ्योरी से किए गए थे, उनको बहुत सिंपल और एस्थेटिक वे में एक्सप्लेनेशन दे पाते थे। इसीलिए ये थ्योरी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई। फॉर एग्जाम्पल सिंस द यूनिवर्स इज अनचेंजिंग, और इसने ये भी कहा कि जो टाइम के साथ साथ ना यूनिवर्स बदल नहीं रहा है। अब देखो, इसने कहा था यूनिवर्स बदल नहीं रहा है, बट इसने जरूर माना था कि यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है। और जब एक्सपेंड होगा तो डेंसिटी कम होगी, तो उसके काउंटर अटैक में इसने बोला था कि जब भी डेंसिटी कम हो रही है तो जो आसपास के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स उस समय टूट के हवा में तैर रहे हैं, जो क्लाउड्स हैं, ये क्या करते हैं, ये कोई ना कोई छोटे बड़े मैटर्स फॉर्मेशन करते रहते हैं और इसी की वजह से डेंसिटी कम नहीं होती है। तो बेसिकली समरी इसका यही है कि ये मानती है कि यूनिवर्स एक्सपेंड तो कर रहा है जैसा बिग बैंग थ्योरी मानती है, बट ये भी कहती है कि ये कोई भी यूनिवर्स समय के साथ चेंज नहीं आ रहा है, किसी भी चीजों में चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है। और फिर आगे अगर देखें, द डिमाइस ऑफ द स्टेडी स्टेट। अच्छा, डिमाइस मीन्स होता है मृत्यु यानी कि डेड। अब ये थ्योरी भी कैसे फीकी पड़ गई, इस थ्योरी ने सिंपल सॉल्यूशन बताया था यूनिवर्स को लेके, इसीलिए ज्यादा बहुत पॉपुलर हुई थी। लेकिन जैसे जैसे नए एस्ट्रोनॉमर आए, नए जियोलॉजिस्ट आए या फिर जियोग्राफर आए, तो उन्होंने ये पाया कि ये जो सबसे बड़ा इस थ्योरी का सेटबैक ये था कि ये चीजें जो बोली थी कि समय के साथ यूनिवर्स में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत था। ठीक है। एस्ट्रोनॉमर ने ये पाया कि समय के साथ यूनिवर्स हमारा चेंज हो रहा है, और यही एक सबसे बड़ा इसका एग्जाम्पल हुआ इस थ्योरी के सेटबैक का। उसके बाद फिर ये सीएमबी का एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाई। सीएमबी क्या है? सीएमबी एक फेंट माइक्रोवेव रेडिएशन था जो कि पूरे यूनिवर्स में यूनिफॉर्मली प्रेजेंट है। ठीक है, बिल्कुल एक जैसा है सारी तरह। फिर साइंटिस्ट ने इसे बहुत अर्ली यूनिवर्स की लेफ्ट ओवर हीट माना था। जब एक्सप्लोजन हुआ था तो उस समय जो हीट बच गई थी, उसी को ये सीएमबी बोला था। तो उसका कोई भी एक्सप्लेनेशन ये थ्योरी नहीं दे पाई थी, इसीलिए इसको इसका सेटबैक माना जाता है। करने वाले हैं। तो बहुत से पॉइंट्स दिए हुए हैं। बेसिकली मैं आपको सबकी समरी बता देता हूँ बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। अब देखो क्या होता है कि यूनिवर्स शुरू से ही ना बिल्कुल अनइवन नहीं था, यूनिफॉर्म नहीं था। ठीक है। कहीं डेंसिटी ज़्यादा थी, कहीं डेंसिटी कम थी। और ये डिपेंड करता था कि जब एक्सप्लोजन हुआ था तो उस समय कैसे मैटर थे। ठीक है, कहीं मैटर बहुत बड़े थे, कुछ साइज में बहुत बड़े थे, तो वो जाहिर सी बात है जिनकी ग्रेविटी या फिर साइज बड़ी रहेगी, तो उनका ग्रेविटेशनल फोर्स भी बहुत ज़्यादा होगा। और इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या होता था, जो आसपास के छोटे-छोटे मैटर्स होते थे, जो एनर्जीज़ थी, ठीक है? उनको ये अट्रैक्ट करते थे और अट्रैक्ट करके बहुत बड़े क्लाउड्स के बॉल बन गए, जिसको हम लोग गैलेक्सीज़ बोलते हैं। और अगर हम बात करें इनके डायमीटर की, तो ये 80,000 से लेके 1,50,000 किलोमीटर तक इनका डायमीटर हो सकता है। और इनके फॉर्मेशन की अगर बात करें कि स्टार का फॉर्मेशन कब तक हुआ था, तो वो है 5 से लेके 6 बिलियंस ईयर एगो पहले इसका फॉर्मेशन हुआ था। शुरू-शुरू में क्या होता था कि ये सिर्फ़ हाइड्रोजन की गैसेज़ की वज़ह से ही क्लाउड का फॉर्मेशन होता था, ठीक है? जो हाइड्रोजन की गैसेज़ थीं ऊपर स्काई में, वही बिल्कुल बिखरी पड़ी रहती थीं। यही क्या होती हैं, बहुत डेंस होती गईं और डेंस होके स्टार का फॉर्मेशन करती हैं। इसीलिए आप देखोगे कि सन में भी क्या होता है, सिर्फ़ हाइड्रोजन और हीलियम, यही 2 गैसेज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं।
वहीं अगर बात करें हम सन से अर्थ के डिस्टेंस का कि ये कितने मिनट्स में आती है इसकी सनलाइट, तो वो है 8.311 मिनट्स। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि प्लैनेट का फॉर्मेशन कैसे होता है। प्लैनेट का भी फॉर्मेशन बिल्कुल सेम वैसे ही है। इसमें क्या कह रहा है कि स्टार आर लोकलाइज्ड लंप ऑफ गैस फाउंड इन नेबुला। अब देखो नेबुला का कंसेप्ट सबसे पहले पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था ना कि क्या था? फिर उसके बाद क्या होता है कि ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या होता है, इनके कोर का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले कोर का फॉर्मेशन होगा। कोर में डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है? और उसके बाद क्या होता है, ह्यूज रोटेटिंग गैस डिस्क। अब जैसे-जैसे ना देखोगे आप यहाँ कोर का सबसे पहले फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है? और ये रोटेट करता रहता है एक किसी न किसी एंगुलर मोमेंटम में। फिर उसके बाद क्या होता है नेक्स्ट स्टेज में ये गैसेस जो क्लाउड्स की होती हैं, ये कंडेंस होने लगती हैं, ठीक है? जब कंडेंस होगी तो कोर का डेवलपमेंट और ज़्यादा होने लगेगा और जब कोर का डेवलपमेंट होगा तो डेंसिटी वहाँ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और ये जो स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट होते हैं, धीरे-धीरे ये क्या होते हैं, आस-पास की फॉर्मेशन करके, आस-पास के मैटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके धीरे-धीरे बड़े होते रहते हैं। और फाइनल स्टेज में आके यही प्लैनेटेसिमल का फॉर्मेशन या फिर कहें तो रूप ले लेते हैं। तो ऐसे ही हमारा प्लैनेट का फॉर्मेशन होता है। फिर उसके बाद से क्या होता है, आप देखोगे कह रहा है कि आवर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 8 प्लैनेट। हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट हैं आज के समय में। और ये सबके सबका फॉर्मेशन कैसे हुआ था? नेबुला के ही कंसेप्ट से हुआ था, जो कि 5.5 से लेके 6 बिलियंस ईयर एगो फॉर्म हुआ था। ये जो हमारे प्लैनेट्स हैं, इनका फॉर्मेशन 4.6 बिलियन ईयर एगो हुआ था। और फिर कह रहा है, आवर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 8 प्लैनेट। देखो ये तो यही वाली लाइन रिपीट हो गई है। फिर आप देखोगे कि 2 तरह के प्लैनेट हमें देखने को मिलते हैं, एक इनर प्लैनेट और दूसरा है आउटर प्लैनेट। अब हम दोनों को समझ लेते हैं। इनर प्लैनेट में बेसिकली आपका मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स ये 4 प्लैनेट आते हैं और 4 प्लैनेट आपके आउटर प्लैनेट में आते हैं। अब देखो जैसे कि यहाँ पे सपोज़ करो सन है, ठीक है? फिर यहाँ से जो गिन के 4 प्लैनेट है, वो हैं आपके इनर प्लैनेट और बाकी के जो 4 दूर हैं सन से, वो हैं आपके आउटर प्लैनेट। अब इनर प्लैनेट में क्या होता है, एक देखो आप चौथे नंबर पे यहाँ मार्स देखने को मिलेगा, ठीक है? जैसे मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, यहाँ मार्स है और यहाँ जुपिटर। तो इसके बीच में एक है मार्स और जुपिटर का बेल्ट, जिसमें बहुत से एस्टेरॉइड पाए जाते हैं, ठीक है? यही एस्टेरॉइड ही आपके जुरासिक वाला कांड याद है ना अर्थ का? तो यहीं से एस्टेरॉइड गिरते रहते हैं, तो फिर आप देखोगे कि बहुत सारी रिपोर्ट्स आती रहती हैं, कि हाँ, कोई एस्टेरॉइड आने वाला है जो अर्थ से टकराने वाला है या फिर अर्थ पे फॉल होने वाला है, गिरने वाला है। तो वो एस्टेरॉइड यहीं से आते हैं, यही है जुपिटर और मार्स के बीच में एस्टेरॉइड का बेल्ट। फिर क्या होता है ये स्मॉल होते हैं साइज़ में, जो भी इनर प्लैनेट है, ये साइज़ में अगर हम बात करें तो बहुत स्मॉल होते हैं, डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी। और फिर क्या होता है, ये रॉकी स्टेट में होते हैं। आप देखोगे तो चट्टान या फिर सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, जितने भी यहाँ पे ये प्लैनेट है इनर वाले। फिर ये कंपेयर में अगर हम बात करें आउटर प्लैनेट के तो ये थोड़े गर्म पाए जाते हैं, ठीक है? थोड़े क्या मतलब बहुत ही गर्म पाए जाते हैं। वहीं हम बात करें आउटर प्लैनेट की, तो इसमें जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून इस तरह के प्लैनेट्स आते हैं। ये क्या होता है, ये बेल्ट के बाद आते हैं, ठीक है? आप देखोगे ये जो बेल्ट था बीच में, इसके बाद जो है ये है आउटर प्लैनेट। इनको हम जोवियन प्लैनेट्स भी बोलते हैं। अब जोवियन प्लैनेट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि जोवियन प्लैनेट्स एक तरह से जो जुपिटर से मिलते-जुलते प्लैनेट्स हैं या फिर उसकी तरह इनका फॉर्मेशन या फिर वैसे ही मूवमेंट होती है, तो उन सारे प्लैनेट्स को हम बोलते हैं जोवियन प्लैनेट। ये बात करें अगर साइज़ की तो ये थोड़े बड़े होते हैं इनर प्लैनेट से, इनकी डेंसिटी लो होती है और ये गैसियस के स्टेट में है, ठीक है? इन पे कोई रॉकी स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा। ये टोटली आपके गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं और फिर ये इनके मुकाबले इनर प्लैनेट के मुकाबले ये ज़्यादा ठंडे हैं। इसीलिए आप देखोगे माइनस में टेम्परेचर होता है नेपच्यून और आपके यूरेनस का, ठीक है? फिर अगर हम बात करें कि मून का फॉर्मेशन कैसे हुआ था, तो जो सबसे पहले अर्ली एक्सप्लेनेशन आया था उसमें 1838 में सर जॉर्ज डार्विन ने ये बताया था कि शुरू में क्या हुआ था कि जो अर्थ का ही ना एक ऐसे मूवमेंट हो रहा था, फिर अर्थ का ही जो एक पार्ट था ये बाहर निकल गया, ठीक है? मूवमेंट की वजह से रैपिडली रोटेट हो रही थी बॉडी और वहां से बाहर निकल गया और यही बाहर निकल के डम्ब बेल का शेप लेके फिर क्या करता है, आपके मून का फॉर्मेशन करता है और जहाँ से निकला था, वहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो गया था? पैसिफिक ओशन का, ठीक है? देखो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जहाँ से निकला था, वहाँ पे पैसिफिक ओशन का फॉर्मेशन हो गया था। लेकिन
ये अब इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक है? आजकल के प्रेज़ेंट डे में ये थ्योरी बिल्कुल गलत मानी गई है। अब नई थ्योरी क्या है? वो जो सबसे इम्पैक्टफुल है, वो है आपकी जायंट इम्पैक्ट थ्योरी, ठीक है? इस थ्योरी को हम मानते हैं मून के कांसेप्ट में। ये थ्योरी ये कहती है कि मार्स और अर्थ ये दोनों आपस में मतलब मार्स का एक पार्ट, ठीक है? कोलाइड करके अर्थ से टकराए और यही फिर बाद में क्या होता है कि अर्थ के साथ-साथ जो भी छोटे बहुत सारे टुकड़े हुए छोटे-छोटे और ये छोटे-छोटे पीसेस आपस में फिर धीरे-धीरे अट्रैक्ट करके एक-दूसरे से ग्रेविटेशनल पुल की वजह से एक बड़ा बॉल बन जाते हैं गैसेस का और उसी को हम क्या बोलते हैं? आज के समय में मून बोलते हैं। तो इस तरह से कुछ मून का फॉर्मेशन यहाँ पे इन लोगों ने बताया, जो कि 4.4 बिलियन ईयर एगो फॉर्मेशन हुआ था इसका। फिर उसके बाद हम बात करते हैं एवोल्यूशन ऑफ अर्थ की। एवोल्यूशन ऑफ अर्थ में क्या होता है? सबसे पहले इनिशियली में आप देखोगे अर्थ एक रॉकी रॉकी स्ट्रक्चर टाइप का बहुत गैस का गोला जैसे हम बोलते हैं ना हॉट ऑब्जेक्ट थी अर्थ, जिसपे सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम यही 2 गैसेस बहुत ज़्यादा प्रेज़ेंट थी, बहुत ज़्यादा मात्रा में। ये आपके 4.6 बिलियन ईयर एगो इस अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है? यहाँ पे लेयर आपकी देखने को मिलती हैं अर्थ की। फिर उसके बाद क्या होता है, कह रहा है कि ये वोलेटाइल थी पहले, मतलब बिल्कुल अनस्टेबल थी, बिल्कुल चेंजेबल थी। आप देखोगे कभी हॉट, कभी कोल्ड, ठीक है? इस तरह का देखने को मिलता है। फिर उसी की वजह से क्या होता है, कि जो डेंसिटी थी ना, अब देखो यहाँ हम लिथोस्फीयर की एवोल्यूशन की बात कर रहे हैं। लिथोस्फीयर का मतलब क्या होता है? जिस पे हम रहते हैं, ठीक है? क्रस्ट का जो पार्ट होता है, बिल्कुल इसके ऊपर वाला पार्ट। तो ये पहले बहुत वोलेटाइल था, उसके बाद फिर हाई डेंसिटी की वजह से क्या होता है, टेम्परेचर इसका इंक्रीज़ करता है। फिर टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के बाद क्या होता है, जो भी लाइट मटेरियल था, जो हल्के मटेरियल थे, ये बाहर की साइड आए, ये ऊपर की साइड आए और जो हेवी मटेरियल थे, वो नीचे की साइड चले गए, कोर की साइड। तो इसलिए आप देखोगे आज के समय में कि कोर की जो डेंसिटी है अर्थ की, वो ज़्यादा है इन द कंपेयर ऑफ आउटर, ठीक है? आउटर लेयर। अब क्रस्ट की डेंसिटी कम है, बट कोर की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। तो ये लिथोस्फीयर का फॉर्मेशन कुछ इस तरह से हुआ था। आप लोग यहाँ फिगर में भी देख सकते हो। फिर आता है एवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ हाइड्रोजन ऑफ हाइड्रोस्फीयर, ठीक है? अब देखो एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर का एवोल्यूशन कैसे हुआ था? तो सबसे फर्स्ट स्टेज में अगर हम बात करें तो क्या हुआ था? अर्थ जो अर्ली एटमॉस्फेयर था इसमें सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम यही 2 गैसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं, ठीक है? लेकिन ये पेरिमोर्डियल एटमॉस्फेयर ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाया था। ये कब देखने को मिलता है? आपके पेरिमोर्डियल स्टेज में। तो ये पेरिमोर्डियल एटमॉस्फेयर ज़्यादा देर टिक नहीं पाया था। उस वक़्त सन से एक स्ट्रॉन्ग सोलर विंड निकल रही थी और इन सोलर विंड ने हल्की गैसेस जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम को स्पेस में बिल्कुल उड़ा दिया था और इसी प्रोसेस की वजह से क्या हुआ था, अर्थ ने अपना पहला या फिर बात करें तो पेरिमोर्डियल एटमॉस्फेयर को लॉस कर दिया था। फिर आगे क्या होता है, यही गैसेस जब रिलीज होती हैं अर्थ के इंटीरियर से जैसे बहुत सी गैसेस निकलने लगती हैं फिर, जैसे वाटर वेपर हो गया, बाकी सब गैसेस हो गई। अब बाकी सब गैसेस में कौन-कौन सी गैसेस, वाटर वेपर, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन हो गया, इस तरह की गैसेस निकली और ये जो प्रोसेस था ना, जो अर्थ के इंटीरियर से ये गैसेस बाहर निकली आउटपोरिंग की तरफ, तो उसको हम बोलते हैं डीग्रेसिंग। देखो यहाँ पे दिया है कि आपके एग्ज़ाम में आ सकता है कि डिग्रेसिंग क्या होता है? तो वो प्रोसेस होता है जिसमें अर्थ के इंटीरियर से गैसेस बाहर निकली एटमॉस्फेयर की तरफ से। फिर देखोगे कि वोल्केनिक इरप्शन भी देखने को मिलता है जिसमें वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं। फिर बाद में यही कार्बन डाइऑक्साइड रेन वाटर के साथ डिसॉल्व होके एसिड रेन भी बना देता है। और फिर बाद में क्या होता है, ये ओशंस में जाके, रिवर्स में जाके कलेक्ट हो जाते हैं। यही ओशन का फॉर्मेशन जो कह रहा है ये कि 4000 मिलियन ईयर एगो हुआ था और यहीं से लाइफ की बिगिन हुई थी, ठीक है? जीवन की शुरुआत यहीं से हुई थी। वो 3.8 बिलियन ईयर एगो यहाँ से इवॉल्व होना शुरू किए। यहाँ से मतलब हमें एविडेंस मिलना शुरू हो जाते हैं लाइफ के, ठीक है? और सबसे ज़रूरी इसमें पार्ट कौन निभाया था? वो है फोटोसिंथेसिस। अब देखो फिर कह रहा है जब हम थर्ड स्टेज में आते हैं, तो थर्ड स्टेज में आने पे क्या होता है? कह रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म चेंज द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर ड्यू टू फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के ही कारण क्या होता है, जो बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर वाले जीव-जंतु थे, वो धीरे-धीरे कॉम्प्लेक्स होते गए और वो अपना कॉम्प्लेक्स होने की वजह से जो भी यहाँ कंजप्शन था या फिर कंपोजिशन था, वो स्ट्रक्चर में चेंज आते गया और धीरे-धीरे लाइफ इवॉल्व और कॉम्प्लेक्स बनती गई, लाइफ इवॉल्व होते गई। और यहाँ पे कैसे ओरिजिन हुआ लाइफ का या फिर कैसे लाइफ इवॉल्व हुई,
तो ये बताता है कि जो मॉडर्न साइंटिस्ट है ना, वो ये मानते हैं कि जो भी लाइफ यहाँ पे इवॉल्व हुई ना, वो एक तरह का केमिकल रिएक्शन था, ठीक है? केमिकल रिएक्शन की वजह से ही लाइफ इवॉल्व हुई और ये हुआ कहाँ था? सबसे पहले ओशन में, ठीक है? ओशन में ही सारे केमिकल रिएक्शन हुए थे, जिससे लाइफ इवॉल्व हुई। और फिर आप देखोगे कि इससे क्या होता है, जो पहले बिल्कुल सिंपल माइक्रोब्स थे, पहले धीरे-धीरे ये इवॉल्व होना शुरू हुए, ठीक है? आप देखोगे जिसमें स्पाइन्स नहीं होते थे, बिल्कुल माइक्रो माइक्रोब्स थे, जो सिंगल न्यूट्रिएंट्स थे, या फिर कहें तो सिंगल सेल एनिमल्स थे। पहले ये इवॉल्व होना शुरू किए, ये अपने डुप्लीकेट एक तरह से रिप्रोड्यूस करना शुरू किए और फिर यहीं धीरे-धीरे लाइफ इवॉल्व होते गई, धीरे-धीरे और कॉम्प्लेक्स एनिमल आते गए, ठीक है? तो कुछ यही है इस चैप्टर में, यही बताने की कोशिश किया गया था। अगर हम बात करें कि सबसे पहले लाइफ कब एग्ज़िस्ट की, तो वो है 3000 मिलियन ईयर एगो और लाइफ की बिगिनिंग कब से स्टार्ट हुई थी, तो वो हुई थी आपकी 3800 मिलियन ईयर एगो। बस यही था इस चैप्टर में। आप यहाँ पे एक चार्ट भी देख सकते हो। इस चार्ट में आप पॉज़ करके वीडियो को पढ़ भी लेना। थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है जैसे जुरैसिक हो गया, ट्राइएसिक हो गया, ठीक है? तो ये सब काल कभी-कभी आपसे टर्म या फिर पीरियड कभी-कभी पूछता भी है कि इस पीरियड में क्या हुआ था, इस पीरियड में क्या हुआ था। तो बस यही था चैप्टर, चैप्टर थोड़ा-सा बड़ा था। आई होप कि सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी और जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आती हैं, तो वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी, इसका भी रिस्पॉन्स आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए। मैं इसको और अच्छे से सुधारने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो बस मिलते हैं एक और नए वीडियो में जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद।